आलोका एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। आज से मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूं जो भारतीय संविधान पर बेस्ड होगा और इसे हम 60 लेक्चर्स तक कम से कम लेकर के जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि 60 लेक्चर्स में आपका भारतीय संविधान जो आपके काम का है वो कवर हो जाना चाहिए। 60 लेक्चर्स पर्याप्त हैं। तो बच्चों, आपका समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए चलिए हम लोग संविधान पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो वीडियो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं ये आपके विकास के लिए जरूरी है। मैं इसे ज़्यादा फैक्चुअल नहीं कर रहा। फैक्चुअल वीडियोस, फैक्चुअल क्लासेस पूरे इंडिया में सिविल सेवा के लिए जरूरत से ज़्यादा उपलब्ध है। हाँ, फैक्ट्स से सिलेक्शन नहीं आता, लेकिन क्योंकि डिमांड फैक्ट्स की ज़्यादा है, लोग पढ़ाते हैं, तो जो मेरे क्लासेस हैं मेरी वो उन लोगों के लिए समर्पित हैं जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो सिलेक्ट होना चाहते हैं इन रियलिटी, नॉट इन ड्रीम्स। तो अगर आप वो सही व्यक्ति हैं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा प्रॉमिस है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में भी मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत करूंगा और आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में एक मैं मार्गदर्शक, एक मैं फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के रूप में हमेशा आपके साथ रहूंगा। दोस्तों, हम लोग संविधान में जब बात करते हैं तो संविधान में जो शुरुआत होती है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, संवैधानिक विकास को नहीं पढ़ाऊंगा। यानी भारत में जो संविधान विकसित हुआ, जो 1773 से एग्जैक्टली या उसके पहले से, बट 1773 से माना जाता है। 1773 का जो एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसके बाद उससे आगे चल करके हम लोग बढ़ते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर उसके बाद जो है 1813 का एक्ट है, 1833 का अधिनियम है, और उसके बाद 1892 का जो एक्ट है, फिर 1909 का जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म है, फिर 1919 का एक्ट है, फिर 1935 का है, फिर 1947 इंडिपेंडेंस का जो, जिसके आधार पर भारत का बंटवारा होता है। ये संवैधानिक विकास है, ये मॉडर्न इंडिया का भी पोर्शन है। इसको मैं आधुनिक भारत वाले पोर्शन में आपको कवर करूंगा। मैं संवैधानिक विकास पे चर्चा ना करके, मैं भारत का संविधान जब बन जाता है तो भारत के संविधान में पहले आपको अध्ययन कराऊंगा। संवैधानिक विकास पे चर्चा करते हैं तो वहां से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा फोकस गड़बड़ हो जाता है। हम अपनी सारी ऊर्जा संवैधानिक विकास पे खर्च कर देते हैं पढ़ने पर, और जब बची हुई ऊर्जा से हम संविधान का अन्य इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए पहले जो प्रारंभिक ऊर्जा है वो मैं आपकी रियल संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाने में खर्च करवाना चाहता हूँ। तो चलिए, संविधान में फिर क्या पढ़ा जाए? फिर अगला प्रश्न आता है कि हम संविधान में क्या पढ़ें। तो जो संविधान में सबसे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है वो जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान की आत्मा है, वो क्या है? दोस्तों, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, संविधान को पढ़ने के पहले, इसकी आत्मा को पढ़ने के पहले ये तो जाने कि आत्मा है क्या। दोस्तों, बच्चों, आत्मा वो होती है कि अगर किसी के शरीर से, मेरा ये शरीर है, इससे कहीं जो आत्मा जहां पर भी होती है, जिसकी वजह से हम जीवंत है, लाइफ है, अगर वो आत्मा निकल जाती है, ये शरीर मृत हो जाता है। मरने के बाद हम कहते हैं मट्टी हो गया। तो हमारी आत्मा मर जाती है, हमारा शरीर मर जाता है अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है। इसी तरीके से भारत के संविधान में अगर प्रस्तावना निकाल ली जाए तो भारत का संविधान मृत तुल्य हो जाएगा, उसकी वो शक्ति नहीं रहेगी। एक ये इसकी परिभाषा जान सकते हैं। दूसरा, अगर कहते हैं, सामान्य शब्दों में कहें कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका बड़ा एक्सपेंशन है। यानी जनता को क्या अधिकार दिए जाएंगे मौलिक अधिकार के रूप में, और ड्रीम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, ये संविधान निर्माताओं की आत्मा कहलाती है। संविधान निर्माताओं की ड्यूटी कहलाती है कि वो संविधान को इस तरह से एक दिन देश में इस तरह से व्यवस्था लेकर के आएंगे कि डीपीएसपी पूरी तरह से लागू हो जाए। ड्रीम्स मेकर है कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, आर्थिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस हम किस तरह से करेंगे, वो 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में उपलब्ध है। तो दोस्तों, हम जब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है,
उसमें क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं से 1 घंटे में पढ़ा दूं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, क्योंकि ऑनलाइन में संभव नहीं है कि प्रेम्बल को ही 7 लेक्चर्स में दिया जाए, लेकिन मैं प्रेम्बल को 5 to 7 लेक्चर्स यानी 7 आवर्स तक प्रेम्बल पढ़ाता हूँ। उसको मैं कंसाइज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं जैसा ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ कुछ उस तरह से पढ़ाया तो संविधान आपको बहुत लंबा समय ले लेगा। वो उन लोगों के लिए है जो लंबा समय देने के लिए तैयार हो, तो फिर ऑफलाइन में आना पड़ता है। ऑनलाइन में मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में ही गागर में सागर भरने की कोशिश आपके साथ हो जाए। तो जब प्रेम्बल की बात करते हैं तो वी हैव टू रीड इट, वी विल रीड इट। हम भारत के लोग क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी हम क्या कह रहे हैं, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या करेंगे, भारत को क्या बनाएंगे, हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेन समाजवादी सोशलिस्ट पंथनिरपेक्ष, आप जानते हैं सेकुलर एंड रिपब्लिक। तो क्या करें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता। इसको चलो करंट से जोड़ते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब में, आप चाहे तो वहां जाकर के देख सकते हैं। उसमें यह है कि भारत क्या यूक्रेन रसिया विवाद में मैंने बताया कि सेना की डिपेंडेंसी अगर है, अगर डिफेंस सेक्टर में हम डिपेंडेंट हैं, अगर हम एनर्जी सेक्टर के लिए डिपेंडेंट हैं, तो क्या हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं? नहीं है। कहीं कि संकोच है प्रभुत्व संपन्नता में। क्यों? क्योंकि 60% तो हम जो है हमारी जो सिक्योरिटी है, डिफेंस डील है, वो रसिया से करते हैं। तो अगर हमारा मन यूक्रेन की मदद करने का है भी तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हम रसिया के सेना पर निर्भर हैं, उनके वेपन्स पर निर्भर हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का मतलब है ऐसा राष्ट्र जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसके हाथ में, अंतिम रूप से वो निर्णय स्वयं कर सके, ऐसा राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न कहलाता है, जो अंतिम निर्णय ले निर्भीक निर्विवाद बगैर डरे। लेकिन हम डरते हैं क्यों? क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनना है तो हमें और किस तरफ तेजी से चलना होगा? अपने डिफेंस डील्स को, अपनी डिफेंस रिसर्च को, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत करना होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समझ में आ गया होगा। ऐसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब है कि ऐसा निर्णय जो राष्ट्र स्वयं ले, चाहे इंटरनल मैटर पे कुछ भी करना हो या राष्ट्र के बाहर दुनिया से कोई रिलेशन रखना हो, तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्र के पास हो। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है। उसके बाद समाजवादी सोशलिस्ट, यानी हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो न केवल संपूर्ण संपन्न हो बल्कि समाजवादी भी हो। ये अलग बात है। जो सोशलिस्ट शब्द है, समाजवादी शब्द है, वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में डाला गया है। बट क्योंकि वो डाल दिया गया है तो संविधान की आत्मा का वो हिस्सा है, उसे भी पढ़ेंगे। लेकिन 1951 में, 1950 में जब संविधान बना, 50 में लागू हुआ 26 नवंबर को, तब हमने समाज को, राष्ट्र को आत्मा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं डाला था। तो कुल मिला के हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष भी सेकुलर शब्द भी नहीं है, बट हमने 42nd अमेंडमेंट से डाला। तो जो पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है, आप चाहें तो यूट्यूब में मेरा एक लिंक पड़ा हुआ है, 20-20 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने सेकुलर को एक्सप्लेन किया 40 मिनट में। आप वहां जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट यूट्यूब में भी पड़ी है, छोटी छोटी है बट पड़ी हुई है, तो आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। तो कह रहे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष सेकुलर। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि यह राष्ट्र अपनी नीतियों का जो निर्माण करेगा वो धर्म के आधार पर नहीं करेगा। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये कतई नहीं है कि ये राष्ट्र हिंदुओं के लिए केवल नीतियां बनाएगा, मुसलमानों को कंप्रोमाइज कराएगा, या इसका वाइस वर्सा कि ये राष्ट्र मुसलमानों को फेवर में नीतियां बनाएगा और हिंदुओं को कंप्रोमाइज करेगा। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राष्ट्र
जो नीतियां बनाएगा वो भारतीयों के लिए बनाएगा, वो नीतियां धर्म के आधार पर नहीं बनाएगा। ये है पंथनिरपेक्षता का है मतलब। अगला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसे बोलेंगे अंग्रेजी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र तो है, इसमें चुनी हुई सरकार हो, लेकिन रिपब्लिक का क्या मतलब है? यहां रिपब्लिक का मतलब है, गणराज्य का मतलब है जो नेशन हेड है वो इलेक्टेड हो। जो नेशन हेड है वो इलेक्टेड हो। राष्ट्र का जो हेड है वो चुना हुआ, यानी भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी हियरार्किकल नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, उसका भी चुनाव होगा। यानी भारत ने, क्योंकि वो 200 साल, कुछ लोग कहते हैं 1000 साल, मुगलों तुर्कों के शासन को भी वो गुलाम का मानते हैं, तो जो 1000 साल या 200 साल हम ब्रिटिश सत्ता के गुलाम रहे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कहा अब हम गुलामी का, हेरिडेटरी का ऐसा कोई बिंदु ही नहीं रखेंगे जिसके आधार पर कोई एक व्यक्ति निरंकुश हो जाए। सबके लिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी अब कोई एक वंश या एक परिवार का नहीं होगा। वंश की कोई चीज रखेंगे ही नहीं, हम वो रखेंगे जो इस देश की जनता स्वीकार करे, जो इस देश का जनमत कह रहे ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी जितना आगे हम पढ़ा रहे हैं ये भारत के लोगों की तरफ से प्रॉमिस किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। कौन बनाएगा? भारत के लोग। क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या बनाएंगे? सोशलिस्ट। क्या बनाएंगे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बनाएंगे? सेक्युलर, पंथनिरपेक्ष। ये काम करेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे? आगे क्या कहते हैं? फिर पढ़ते हैं, इस लाइन के साथ पढ़ेंगे। हम भारत के लोग क्या करेंगे? उनके समस्त नागरिकों को, यानी भारत के अंदर जितने नागरिक हैं उनके लिए, नागरिक चाहे वो एक्वायर की हुई नागरिकता हो, चाहे वो विदेश से, मतलब जन्म से भारत में कोई जन्मा हो और वो नागरिक हो, या विदेश से आया हो नागरिक हो, जैसे सोनिया गांधी एक्वायर्ड नागरिकता में, कोई बात नहीं, क्या करें? तथा उसके समस्त नागरिकों को, नागरिकता कैसे भी मिली हो, समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हम न्याय की बात कर रहे हैं। हम भारत के लोग क्या करेंगे? हम न्याय करेंगे। सदियों से हम न्याय के लिए तरस रहे थे। हमने कहा कोई इनजस्टिस नहीं होने देंगे। किस तरह की इनजस्टिस? सामाजिक, सोशल रूप से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आर्थिक, इकोनॉमिकली अन्याय नहीं होने देंगे, राजनीतिक, किसी के साथ राजनीतिक भेदभाव नहीं करेंगे। अगर सामान्य कहते तो 1 मिनट में कंप्लीट होगी, बट इसे चलो और गहरा पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी के साथ हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करेंगे, यानी हम सोशल जस्टिस करेंगे। सोशल जस्टिस कैसे? सामाजिक न्याय करेंगे कैसे? हम सामाजिक न्याय करेंगे भेदभाव को खत्म करके। जैसे दलितों को भारत में अछूत माना जाता है, दलितों के पास सामाजिक अधिकार कम थे, तो हम क्या करेंगे? न्याय करेंगे, उनके सामाजिक अधिकार को बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे? उनके सामाजिक अधिकार को इंक्रीज कर देंगे। फिर क्या करेंगे? आर्थिक, इकोनॉमिक जस्टिस। हम गरीब हो, अमीर हो, उनके बीच की खाई को पाटने का काम करेंगे। कहां? 36 से 51 के बीच में। हमने अभी पहले बताया था कि आर्थिक न्याय की बात जो होगी, इकोनॉमिक जस्टिस की बात होगी, वो हो नीति निर्देशक तत्वों में होगी। तो हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। अब बात करेंगे राजनीतिक न्याय। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस?
राजनीतिक न्याय का मतलब है भारत में सभी राजनीतिक पद सभी के लिए ओपन है, ओपन फॉर ऑल पॉलिटिकल पोस्ट ओपन फॉर ऑल, सभी राजनीतिक पद सभी के लिए उपलब्ध हो, ये राजनीतिक न्याय में आता है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। राजनीतिक न्याय के रूप में अब जब मतलब अगर कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान बनता है तो दलित है, ओबीसी है, एससी है, कोई फर्क नहीं है, और राष्ट्रपति तक सभी पद सभी के लिए ओपन है। अब अगर आप में से कोई एक प्रश्न करे कि भाई दलितों के लिए रिजर्वेशन क्यों है, हम कह रहे हैं ना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो जब हम समाज में वो बहुत पिछड़ गए हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उनको न्याय देने के लिए, उनकी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, उनके साथ राजनीतिक न्याय करने के लिए क्या किया जाएगा, उनको रिजर्व किया जाएगा कि आप यहीं से लड़ेंगे। क्यों? हजारों सालों से उनको कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कुचला गया है। उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी उतनी तेज नहीं है। इसे स्वीकार करना होगा। जब हम स्वीकार करेंगे तो ठीक करेंगे। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, अगर ट्रिपल तलाक को एक बुराई के रूप में नहीं माना गया, जब तक वो इस्लाम धर्म से इंस्टेंट तलाक नहीं खत्म हुआ, जब समाज में ये परिचर्चा आम हो गई कि ट्रिपल तलाक खराब है, ट्रिपल तलाक एक इविल है, तब उसे ठीक किया। तो कोई भी धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, अगर उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सैकड़ों साल, हजारों साल सर्वाइव करे और उसमें कोई इविल ना आए, उसमें कोई कमियां ना आए। हिंदू धर्म अनादिकाल से है। इस्लाम धर्म के पैदा होने की तारीख पता है 632 ईस्वी, ईसाई धर्म की तारीख पता है 180, बट कोई भी व्यक्ति चैलेंज करके मुझे बता दे हिंदू धर्म की तारीख कब है, किस तारीख को हिंदू धर्म पैदा हुआ है। आदिकाल तक से शुरू है, अनादिकाल तक जाएगा, ना वो पैदा हुआ है ना वो खत्म होगा। तो जब इतना पुराना धर्म है जिसके पैदा होने की तारीख इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट इस तारीख को पैदा हुआ, वो धर्म में इविल्स सबसे ज़्यादा आएंगी, सामाजिक बुराइयां सबसे ज़्यादा आएंगी, क्योंकि उसमें फिल्टरेशन कम हो जाता है जब वो लंबे समय तक चलता है। इसीलिए हिंदू धर्म में भी बुराइयां पर्याप्त मात्रा में थी और उसको संविधान निर्माताओं ने कहा अब इसका इलाज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई देश स्वतंत्र है तो अपने नागरिकों को जस्टिस उपलब्ध कराएगा। इसीलिए सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं, फिर क्या करेंगे, क्या करें हम भारत के लोग, भारत को क्या कराएंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम क्या करेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचारों की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति क्या सोचता है ये सोचने का अधिकार मिलना चाहिए ना। स्वतंत्रता में क्या क्या, हम पहली बात क्या करें, हम न्याय करें। फिर दूसरी बात क्या है, स्वतंत्रता है, यानी हम क्या देने जा रहे हैं भारत के लोगों को, फ्रीडम उधर स्पष्ट हो रहा है तो मैंने इधर लिख दिया है स्वतंत्रता। किस तरह की स्वतंत्रता, पहले बात हम क्या देंगे, न्याय, फिर क्या देंगे, स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट, किस तरह के आप सोचते हैं, आप सोचिए स्वतंत्र है, बस वो लॉ को बाधित न करते हो। अभिव्यक्ति, आप किसी चीज को व्यक्त करें, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्टिकल 19 में आपको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। विश्वास, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर जो 25 से लेकर के हम 30 तक आते हैं, इसमें विश्वास, संस्कृति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सब मिलती है। तो विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये सब आपको 25 से 30 के बीच में मिल जाएंगे। तो हमने फंडामेंटल राइट में जो 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही है कि हम भारत के लोगों को क्या देंगे, स्वतंत्रता देंगे। किस तरह की स्वतंत्रता देंगे, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अब कैसे हम कर सकते हैं कि अगर देश स्वतंत्र है और उसको उपासना करने का अधिकार नहीं उस देश के लोगों को, देश स्वतंत्र है लेकिन वो अपने धर्म को नहीं मान सकता, देश स्वतंत्र है वो अपने विश्वास को नहीं मान सकता, फेथ धर्म है नहीं है, हम कबीरपंथी हैं, हम ये पंथी, जो मानना चाहो मानो। ऐसा देश क्या फायदा जो विचारों पर सोचने से रोक लगा।
अब अगर टक्कर ये हो जाए कि विचार और धर्म में टक्कर है कि धर्म विचार को सोचने से रोक दे, तो क्या होगा? देखते हैं सुप्रीम कोर्ट विचार और धर्म में क्या मानता है। अभी तो सारी स्वतंत्रताएं हैं और माना गया है विचार की स्वतंत्रता, अव्यक्त की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता का बाधक नहीं बनेगी, टकराएगी नहीं। टकराएगी तो जो मनुष्य का निर्णय है, जो नेचुरल जस्टिस है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसका सहारा लेता है। तो हमने क्या कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता हो गया। अब अगला क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अगला पॉइंट हम मिलाएंगे, भारत के लोगों को इक्वालिटी प्राप्त हो, यानी 3 चीजें प्राप्त हो, जस्टिस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, समता। यानी क्या मिला? जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जैसे फ्रीडम को अंग्रेजी में यहाँ पर लिबर्टी शब्द है, तो जस्टिस, हम भारत के लोगों को क्या दे रहे हैं? जस्टिस। हम भारत के लोगों को क्या दे रहे हैं? लिबर्टी। हम भारत के लोगों को क्या दे रहे हैं? इक्वालिटी। इक्वालिटी किस तरह की? समता किस तरह की? प्रतिष्ठा, सम्मान की समता और अवसर। इस देश में प्रतिष्ठा जो मिलता था और जो अवसर मिलता था वो एक जात विशेष, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सबसे ज़्यादा मौके मिलते थे, शूद्रों ओबीसी को उतने मौके समाज में प्राप्त नहीं थे। तो इसीलिए अब कहा गया कि अब जब संविधान लागू हो रहा है तो सबको बराबर मौके मिलेंगे। अब बराबर मिलने के लिए क्या किए जाएंगे? कुछ के मौके घटाए जाएंगे, तभी कुछ के मौके बढ़ेंगे। आरक्षण उसी का परिणाम। ये न्याय को देने के लिए है, ये बराबरी को प्रदान करने के लिए है, ये बराबरी को खत्म करने के लिए नहीं है। कि अगर दलितों को आरक्षण दे दिया कि उनको, तो हमें आरक्षण क्यों नहीं है? अब तो उस सवर्णों को भी हो गया पॉलिटिकल होने की वजह से। देखिए, आरक्षण जब तक सामाजिक न्याय का मुद्दा था तब तक वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब आरक्षण पॉलिटिकल हो गया कि अब राजनीति से जुड़ गया तो आरक्षण का बराबर मालिक है। खैर, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अवसर की समता। अब आप समझिए, इस देश में अगर कोई निम्न जात से पैदा हुआ, दलित से पैदा हुआ है, तो उसको बहुत सारे अवसर से जन्म की वजह से छीन लिए जाते थे। अगर कोई दलित पैदा हुआ है, उसको सम्मान इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो दलित है, बाकी कितना टैलेंटेड हो जाए। भारत के एक राष्ट्रपति थे, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, दलित थे, शायद अब मौके पे याद ना आए, शंकर दयाल शर्मा के पहले बने थे, मैं नाम भूल गया हूँ, वो दलित थे बट राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश में चाहे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति क्यों ना हो, उसे दलित राष्ट्रपति कह के बुलाया जाता है, दलित होने से वो छूट नहीं सकता। ये बात सही है। इस देश में राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे डीएम हो, वो दलित, ब्राह्मण, एससी, एसटी कुछ भी होने से छूट नहीं सकता। पहले ये देखा जाता है कि इस जाति का है। अब क्योंकि दलित डिप्राइव्ड थे, सप्रेस थे, तो वो चीज़ खराब लगती कि दलित तो है और हम डिप्राइव्ड हैं। ब्राह्मण को भी सबसे पहले इसी बात से एनालाइज किया था कि पंडित है कि नहीं। मैं आलोक कुमार लिखता हूँ, पांडे नहीं लिखता ऑफिशियली, मेरे नाम में पांडे नहीं लगता। तो लोग कहते अच्छा दलित है, ठीक है, अरे नहीं मैं दलित नहीं, सवर्ण। अच्छा सवर्ण हो, फिर अच्छा पंडित हो तो पांडे क्यों नहीं लिखते हो? मैं जाति नहीं मानता। मैं जब 15 साल का था, हाई स्कूल का फॉर्म भर रहा था, तो मैंने, क्योंकि भरना मुझे था, तो मैंने निर्णय लिया कि क्या करूं, पांडे भरूं या ना भरूं। 15 साल की उम्र लगा कि नहीं, जाति के सहारे नहीं चलना है। और इसीलिए मैंने अपना जो नाम रखा, पिता के नाम के आगे भी जात नहीं लगाई कि उनकी जाति से मुझे पहचाना जा सकता है। तो ना मेरे नाम के आगे जाति है, मैं आलोक कुमार हूँ, ना पिता के नाम के आगे जात है, वो ना अशोक कुमार है, पांडे नहीं है। हाँ, इसकी बहुत सारी समस्याएं हुई। शादी में मैम का सरनेम चेंज कराने में बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि मेरे सरनेम में तो पांडे का ही प्रमाण में है ही नहीं। तो गांव के एक राशन कार्ड में पांडे लिखा था, उससे बड़ी मुसीबत से फिर किसी तरह मैनेज करके और फिर वो पांडे मैम के नाम में चढ़ा, क्योंकि नाम अलग अलग हो जाने से बड़ी सारी समस्याएं आती थी। तो खैर, तो हम क्या कह रहे हैं, जो मेन बिंदु पर आते हैं कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए क्या करेंगे? प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। हम क्या कह रहे हैं? तथा उन सब में गरिमा, अगर आंग्ल भाषा में कहें फर्टेनिटी, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation in our
Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। क्या कर रहे हैं? एकता और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मितिमार शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अधिनियमित अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। यानी क्या करें? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए हम क्या करेंगे? साथ में उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यह क्या कर रहे हैं? बंधुता, ब्रदरहुड। अब हम क्या बढ़ाएंगे साथ में? हम पहले कह रहे हैं हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, फिर बात करते हैं लिबर्टी की, फिर बात करते हैं इक्वेलिटी की। हम क्या करें कि हम सबको न्याय देंगे, जस्टिस करेंगे। फिर कहते हैं कि हम लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं हम इक्वेलिटी, समानता की बात करते हैं। फिर क्या कहते हैं? फर्टेनिटी, बंधुता की बात करते हैं। तो जो बंधुता है, फर्टेनिटी है, वो फर्टेनिटी आएगी कैसे और क्यों जरूरी है बंधुता? किसी राष्ट्र में भाईचारा क्यों जरूरी है? हम क्यों भाई भाई बन के रहें? नहीं रहे थे तो पाकिस्तान बन गया था ना। तो संविधान निर्माताओं ने तय किया कि अब हम ये ना गलती करें, बंधुता बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बंधुता बढ़ेगी तो देश की एकता और अखंडता बढ़ेगी। तो ये हर सरकार की ड्यूटी है, नैतिक ड्यूटी है। इट्स ए मॉरल क्या कहते हैं, ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट टू इंक्रीज फर्टेनिटी। अब क्या कर रहे हैं? फर्टेनिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि कह रहे हैं तथा उन सब में भारतीयों में क्या करेंगे? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यानी अगर फर्टेनिटी नहीं बढ़ेगी, बंधुता नहीं बढ़ेगी, तो तीन चीजों का नुकसान होगा। क्या होगा? व्यक्ति गरिमा। अब यहाँ गरिमा का क्या मतलब है, डिग्निटी का क्या मतलब है? डिग्निटी तो अंग्रेजी हुई। गरिमा का मतलब है मनुष्य को मनुष्य समझना। अगर मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, दक्षिणपंथी, उत्तरपंथी इस तरह से बांटेंगे तो व्यक्ति की गरिमा प्रभावित होगी। किसी को मेल, फीमेल में भी गोरा, काला, बंटा, नाटा, ये हमारी गरिमा मतलब होता है व्यक्ति को मनुष्य माना जाए। जीवन जीने के लिए जो मिनिमम अधिकारों की जरूरत होती है, वो जब अधिकार प्राप्त होते हैं तो कहा जाता है कि यह गरिमा युक्त जीवन है। यानी जो प्रियम्बल कह रहा है वो क्या कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को क्या करा रहे हैं? ऐसे देश में रहेंगे जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जो अपनी विदेश नीति को निर्णित करने में अंतिम निर्णय स्वयं लेता है। तो हम भारत के लोग ये कर रहे हैं। फिर क्या करें? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, हम एक ऐसा देश बनाएंगे जो गरीब और अमीर के बीच की खाई को खत्म करेगा। लेकिन जो समाजवादी शब्द है वो मार्क्स वाले समाजवाद से ना जुड़ करके एक जवाहरलाल नेहरू का अलग समाजवाद था जिसे हम बोलते थे फेबियन सोशलिज्म। इस समाजवाद में अमीरों से सारी चीज़ें खरीदी नहीं जाती या अमीरों से सारी चीज़ें एक्वायर न करके अमीरों को टैक्स के माध्यम से बांध दिया जाता है। आपने देखा होगा भारत में 5% से लेकर और 40% तक टैक्स स्लैब है। यानी जब आप एक हायर इनकम ग्रुप में पहुंचते हैं तो अगर आप 1 करोड़ कमाते हैं तो 40 लाख भारत सरकार ले लेगी। ये सोशल जस्टिस के लिए है। आप अगर 20 लाख कमाते हैं तो 2 लाख दीजिए। जो गरीब आदमी जो 10,000 रुपये महीने कमा रहा है उसके लिए गेहूं दाल चावल की व्यवस्था कहाँ से होगी? ये सोशल जस्टिस है। तो हमने सोशल जस्टिस में उस हिंसक रूप को स्वीकार नहीं किया, हमने उस हिंसा को स्वीकार नहीं किया। इसलिए जो सोशल जस्टिस हमें मिली है उसमें हमने शक्ति का प्रयोग न करके अमीरों को भी बने रहने दिया है, गरीबों को भी बने रहने दिया है, बट अमीरों से लेकर गरीबों में देने की धीरे धीरे की प्रवृत्ति रखी है। रशियन क्रांति की तरह, लेनिन की तरह काम नहीं किया है कि सब कुछ जबरदस्ती छीन के अमीरों से लेके गरीबों में बांट दिया जाए। हमने इससे बचने का प्रयास किया।
तो हमने क्या किया, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, आप जानते हैं पंथ निरपेक्ष कि हम सरकार कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाएगी जो धर्म के आधार पर हो। प्रैक्टिकली कभी भी सरकार बनाती है। आपको अगर याद हो, मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी कि भारत में पहला अधिकार माइनॉरिटीज़ का है। आपको पता ही है कि सबसे पहले किसने कहा था कि सब कुछ माइनॉरिटीज़ को दे दीजिए, जब माइनॉरिटीज़ से जो बचे वो मेजोरिटी का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, मॉडर्न इंडिया में हमने ये बात डाली हुई है या डालेंगे अभी आगे चल के वीडियो में, तो आपकी क्लास में। तो मॉडर्न इंडिया में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। उसमें महात्मा गांधी ने टूल्स बताए थे कि कैसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे लेके आए। उस टूल्स में एक बात ये भी थी कि माइनॉरिटीज़ को सारे अधिकार पहले सबसे पहले दे दिया जाएगा, सारे संसाधन दे दिए जाएंगे। माइनॉरिटीज़ को जब सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद जो बचेगा वो मेजोरिटी का है। तो शायद मनमोहन सिंह जी ने महात्मा गांधी को पढ़ लिया होगा, कोट कर लिया होगा, और महात्मा गांधी को पढ़ने के बाद फिर ये चीज़ें वहाँ से जो है 2014 के चुनाव के पहले उन्होंने शायद ही कहा, शायद नहीं कन्फर्म कहा कि सारे अधिकार माइनॉरिटीज़ के। तो फिर भारत पंथ निरपेक्ष कैसे रह गया? अगर राष्ट्र पंथ निरपेक्ष है तो एक पंथ की बात नहीं कर सकता। ये बात क्लियर हो गई आपको। फिर कह रहे हैं कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, आप जानते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है जो जिसका राष्ट्राध्यक्ष स्वयं चुना गया, पब्लिक चुने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तथा उसके समस्त नागरिकों को, सारे नागरिकों को क्या देंगे? जस्टिस करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी देंगे। कौन कौन सी लिबर्टी देंगे? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और वास्तविक स्वतंत्रता। और हम देखते हैं कि इन स्वतंत्रताओं को आर्टिकल 19 से कवर किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, और ये चीज़ें अगर स्वतंत्रता पूरी तरह से दे दी जाती तो आज देश का क्या हाल होता आप जान सकते हैं। संविधान निर्माता बड़े होशियार, विशेषज्ञ, नॉलेज लोग थे, और इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ प्रदान की है। फिर क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए सभी को जो फर्टेनिटी प्राप्त हो, वो सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त हो, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये कह रहे हैं कि जो भाईचारा है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे व्यक्ति की गरिमा प्रभावित होती है, तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अगर बंधुता है तो व्यक्ति की डिग्निटी मिलेगी। हम भाईचारे, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, डिग्निटी मेंटेन रहेगी। अगर भाईचारा हम महसूस करते हैं तो हम एकता और अखंडता पे भरोसा रखेंगे। क्यों? क्योंकि देश बढ़ चुका था। 1947 में उसके 2 टुकड़े हो गए थे, वर्तमान में 3 राष्ट्रों के रूप में, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम भाई भाई बनकर रहें, लेकिन भाई भाई में दोनों तरफ से सारे पंथों को भाई भाई होने की जरूरत है। एक पंथ भाई माने और दूसरा कहे कि नहीं हम भाई नहीं है, तो फिर बंधुता प्रभावित हो जाएगी। और इस देश की अगर बंधुता, ब्रदरहुड टूटी तो ये बात मान के चलिए यूनिटी और इंटीग्रिटी में नुकसान पहुंचेगा। तो सारे राजनीतिक दलों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित न होने दें। और अगर यूनिटी और इंटीग्रिटी तभी प्रभावित नहीं होगी, एकता और अखंडता तभी टूटेगी जब बंधुता टूटेगी। जब फर्टेनिटी टूटेगी तो यूनिटी और इंटीग्रिटी टूटेगी। तो अगर देश को सलामती के साथ लेके आगे जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम उसकी ब्रदरहुड को, हम उसकी फर्टेनिटी को सस्टेन रखेंगे, हम उसे मेंटेन रखेंगे। उसके साथ क्या कह रहे हैं कि बंधुता को बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प ले रहे हैं, ओथ लेते हैं। एक तरह से हमने संकल्प लिया। कब लिया संकल्प? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हमने संवत में ओथ ली। ठीक है, अंग्रेजी में हम कह देंगे 26 डे ऑफ नवंबर 1949, नवंबर 1949 को हमने कसम खाई, ओथ ली, प्रॉमिस किया। क्या? एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं, एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और हम अपने आप को, इस संविधान को आत्म अर्पित करते हैं, एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने आप को यह संविधान प्रदान करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं। क्या क्या करते हैं? इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, हम इसे ग्रहण करते हैं। यानी अब हम अपने जीवन में
सबसे पहले इसे अपना एक वस्त्र बनाएंगे, चिंतन बनाएंगे, अपनी आत्मा में डाल देंगे। क्या डालेंगे कि इस देश की जस्टिस प्रभावित ना हो। हम क्या डालेंगे कि इस देश की लिबर्टी प्रभावित ना हो। हम ये कसम लेते हैं, हम ओथ लेते हैं कि क्या प्रभावित ना हो, इस देश की इक्वलिटी गड़बड़ ना हो। हम ओथ लेते हैं, हम बराबर की बात करेंगे, हम मेल फीमेल की बात नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं करेंगे, हम शिया सुन्नी अहमदी बरेलवी की बात नहीं करेंगे। हम शिया सुन्नी को इसलिए नहीं लड़ने देंगे क्योंकि वो एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते। हम शिया सुन्नी अहमदिया बरेलवी को इसलिए नहीं लड़ने देंगे कि चारों आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते। मुस्लिम मुस्लिम है, हिंदू हिंदू है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में 4 डिवीजन है, मुसलमानों में 72 डिवीजन है। इन बंटवारों को, जो इस्लाम में 72 बंटवारे हैं, सामाजिक सोशल डिवीजन है, हिंदू में 4 सोशल डिवीजन है, इन 4 और 72 के साथ इस देश को जीने देंगे। 78 डिवीजनों को हम स्वीकार करेंगे। 2-4 ईसाइयों में जो डिवीजन है, तो अब इस भारत के समाज को, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के जो भी 80-90 डिवीजन है उनको हम स्वीकार करें। ये कहा हमने, उसने ये कहा कि हम इस इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को बढ़ाए रखें। अपॉर्चुनिटी सबको बराबर हो, सबका स्टेटस का मौका मिले कि एक जैसा स्टेटस मेंटेन हो, क्या बुराई है। हम फर्टेनिटी की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि वो यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए आवश्यक है। अगर देश ही ना रहा तो ये संविधान लागू कहाँ करेंगे? तो भारत के संविधान निर्माताओं ने, जिसमें बी आर अम्बेडकर जी और उनकी टीम, बी आर अम्बेडकर जी और बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों ने मिल करके जो भारत का संविधान निर्मित किया, उसमें तय कर दिया था कि पहले देश को जिंदा रखें। इसीलिए भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में और अन्य जगहों पर भी ये कह दिया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ अमेरिका जैसा नहीं होगा। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। यहाँ राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं, राज्य के टुकड़े हो सकते हैं, एक राज्य के 4 राज्य बनाए जा सकते हैं, 4 राज्यों को मिला के एक राज्य बनाया जा सकता है। राज्यों के पास स्वयं को सर्वाइवल का अधिकार नहीं। ये अधिकार क्यों? क्योंकि हमें क्या जोड़ना है? हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, तो हम बंधुता के साथ देश को आगे ले चलेंगे। सॉरी। लेकिन अगर मान लीजिए बंधुता टूट जाए और देश को जोड़ने की बात है, तो फिर हम कानून से, सख्ती से, संविधान से जोड़ेंगे। हम सख्ती से जोड़ेंगे। हम उस राज्य में 356 लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय 352 लगाएंगे। अगर बाहर से कोई हमारी संप्रभुता को छोड़ता है या बाहर से हमें कोई नष्ट करता है, 352 लगाएंगे। देश के अंदर कोई राज्य गड़बड़ करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाता, हम 356 लगाएंगे। सब कुछ सब प्रेम्बल से जुड़ा है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ प्रेम्बल। प्रेम्बल का एक्सपेंशन आपको फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में मिलेगा। तो शायद उम्मीद है बच्चों कि आपको जो फंडामेंटल राइट, जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, द स्टैटिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बोलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, द प्रेम्बल। तो प्रेम्बल हमने आपको एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है, गागर में सागर भरने की कोशिश की है, और इसके बाद हम लोग फिर भारत के संविधान में एक तरीका ये है कि आर्टिकल नंबर 1 से हम शुरू करें, लेकिन क्योंकि नागरिकता काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको करना, तो अब मैं जरा आजकल तक चिंतन करता हूँ कि आपको लगातार अनुच्छेद में आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया जाए, या पहले आर्टिकल नंबर 12 से संविधान का कुछ पोर्शन कवर कर दिया जाए, फिर आपको अगर मैच्योरिटी आने के बाद उसे शुरू किया जाए, या हम क्रमबद्ध तरीके से इसको चले। बस इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। जो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा उसको फिर हम उसी तरह से आगे बढ़ाएं। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये जो प्रेम्बल का जो हमने परिचर्चा आपके साथ की है, जिसमें बताने की कोशिश की, इस बात का बहुत ध्यान रखना कि सब कुछ हम भारत के लोग, यानी जो संविधान लिखा जा रहा है वो संविधान सभा में लिखा जा रहा है, भारत के रिप्रेजेंटेटिव लिख रहे हैं, लेकिन लिख किसकी तरफ से रहे हैं? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो जो पूरा संविधान है वो भारत के लोगों की तरफ से भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिखा गया है, और इसका नेतृत्व श्री
बी आर अम्बेडकर जी और उनके भारत के और जो संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मिल करके भारत के लिए एक बेहतरीन संविधान बनाया। आगे जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा। कुछ लोग इस संविधान की बड़ी आलोचना करते हैं कि भारत उधार का संविधान है। आपकी जितने भी मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, समय के साथ अगर आप यहाँ जुड़े रहते हैं तो समय के साथ आपकी सारी मिसकॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगी। कोई मिसकॉन्सेप्ट को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा, उनको मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि वो मिसकॉन्सेप्ट आपके लिए इंटरव्यू और मेंस के लिए, लेखन के लिए ठीक नहीं। दोस्तों, बच्चों, आज का लेक्चर प्रस्तावना का मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।